हेलो एवरीवन, क्वाड्रेटिक का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 9, रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन कि अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसकी रेंज कैसे फाइंड करते हैं। इसमें डिस्कस कर रहे हैं रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस। तो पहला काम तो क्या करना चाहिए, हमें रैशनल फंक्शंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रैशनल फंक्शन बोलते किसको है, ठीक है। तो देख लो, डिफाइन कर रहे हैं रैशनल फंक्शन। फंक्शन होता क्या है, y और x में रिलेशन होता है, ठीक। तो y इक्वल टू, अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा गया इन x अपॉन यहाँ पे भी एक पॉलिनोमियल है इन x। सो इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x और ये एक्सप्रेशन कैसा हो, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल नीचे भी एक पॉलिनोमियल, तो इसको क्या बोलते हैं, y इज अ रैशनल फंक्शन ऑफ x। ये इसकी डेफिनेशन है, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए कौन कौन से, y इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ये एक एग्जांपल हो जाएगी। ऊपर पॉलिनोमियल है 1 डिग्री का, नीचे पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का, सो दिस इज द रैशनल फंक्शन। और एग्जांपल देख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, नीचे मान लेते हैं x प्लस 1 x माइनस 10। अगेन अ रैशनल फंक्शन, ऊपर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल नीचे 2 डिग्री का। और कोई एग्जांपल y इक्वल टू सपोज 1 अपॉन x प्लस 2, दिस इज अगेन अ रैशनल फंक्शन, ऊपर 0 डिग्री का पॉलिनोमियल नीचे 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक। या फिर सिंपली y इक्वल टू x प्लस 2, ऐसे भी एक ही बात है, ये तो x प्लस 2 अपॉन 1 अगर लिखा गया तो ये भी क्या होगा, एक रैशनल फंक्शन होगा। तो सिंपली पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल वाले फंक्शंस की रेशियो इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन, ठीक बात है। तो इसमें हम सीखेंगे कि अगर ऐसा कोई रैशनल फंक्शन दे रखा है उसकी रेंज कैसे फाइंड करनी है। और रेंज का मतलब क्या होता है, हम x की वैल्यूज पुट करते जाते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिलती हैं। सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y इज कॉल्ड द रेंज। तो यहां पे एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं, वैसे तो पहले भी हमने किया था इसको डिस्कस, दैट टू फाइंड द रेंज इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, ठीक। इतनी बात याद रखना, रेंज फाइंड करने का मतलब हमें y की वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, इतनी चीज क्लियर है, ये डेफिनेशन हो गई है हमारी, ठीक है। अब हम रेंज जब फाइंड करेंगे ना, तो जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, ऊपर 3 डिग्री का नीचे 2 डिग्री का, बट अभी हमारे कोर्स में जो है, अभी हम जो डिस्कस करेंगे, हम 3 डिग्री तक नहीं जाएंगे, 2 डिग्री तक ही रहेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर चल रहा है वैसे भी, तो 2 डिग्री तक हम रहेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वाड्रेटिक तक जाएंगे, लीनियर हो सकता है, 0 डिग्री का हो सकता है, 2 डिग्री का मैक्सिमम हो सकता है, 3 वाले की बात नहीं करेंगे इसमें, ठीक। तो देखते हैं, सीखते हैं कैसे रेंज फाइंड की जाएगी। केसेस बना रहे हैं, केस 1 देख रहे हैं, लीनियर अपॉन लीनियर। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन है y इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का, उसकी रेंज देखना कैसे फाइंड करेंगे। जैसे इन जनरल y कैसा होगा, ऊपर लीनियर है तो ax प्लस b टाइप का, नीचे लीनियर है तो cx प्लस d टाइप का। तो ऐसा हमारा क्वेश्चन है कि ये एक फंक्शन दे रखा है, इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है, y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो करेंगे क्या, स्टेप लिख रहा हूं मैं, रिप्रेजेंट x in terms of y, ये स्टेप नंबर 1। एंड स्टेप नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which x is defined। देख लो इसको, ठीक बात है। तो हमने क्या कहा कि अगर ऐसा फंक्शन दे रखा है, x को y की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लो, तो पहले तो ये काम करते हैं, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज cxy प्लस dy इक्वल टू ax प्लस b। x को y की टर्म्स में चाहिए तो x वाली टर्म्स एक साइड पे रख लो, तो x कॉमन cy माइनस a इक्वल टू b माइनस dy। सो x कम्स आउट टू बी b माइनस dy अपॉन cy माइनस a। ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y। स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 क्या लिखा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच x इज डिफाइंड। अब इसमें देखो, चेक करो y की कौन सी वैल्यूज के लिए x डिफाइंड होगा। तो x कब डिफाइंड नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद यहां पे हम लिख सकते हैं दैट फॉर x टू बी डिफाइंड
the denominator should be not equal to 0. So cy minus a should not be equal to 0. That means y should not be equal to a upon c. राइट तो रेंज के लिए हमें y की वैल्यू चाहिए थी, y की वैल्यू मिल गई। क्या पता चला कि y की वैल्यू a अपॉन c नहीं हो सकती, इसका मतलब बाकी तो कुछ भी हो सकती है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं दैट y कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट a अपॉन c। ये चीज क्लियर है? ठीक, तो क्या पता चला दैट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, यहां पे रिजल्ट करके लिखना चाहो तो मैं इसको, सो द रेंज ऑफ y equal to ax plus b upon cx plus d is r minus a upon c। ठीक है, तो मेथड याद रखना, ये मेथड तुम्हारे सामने है कैसे हम इस वाले रिजल्ट तक आए, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से बार बार नहीं करना पड़ेगा ये पूरा प्रोसेस। क्या करेंगे, ये वाला तुम्हारे पास लीनियर अपॉन लीनियर है, इसकी रेंज हमेशा क्या आएगी r माइनस a अपॉन c। a मतलब ऊपर वाले में से x का कोफिशिएंट और c मतलब नीचे वाले में से x का कोफिशिएंट। ठीक, तो ये केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया लीनियर अपॉन लीनियर के लिए। ये रिजल्ट याद रखेंगे नेक्स्ट टाइम से। तो इस पे 2-3 बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, पता चल जाएगा। ओके, ये 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, सब में रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, कौन सी फॉर्म है, लीनियर अपॉन लीनियर वाली फॉर्म। ठीक है, देखते जाना, करते हैं। फर्स्ट इज y इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3। डायरेक्ट अगर हमें रिजल्ट याद है r माइनस, सॉरी दिस इज r माइनस a अपॉन c, राइट। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं एक ही स्टेप में दैट रेंज या फिर y बिलोंग्स टू r माइनस a अपॉन c का मतलब ऊपर x का कोएफिशिएंट 1 है, नीचे 2 है, सो दिस इज r माइनस 1 अपॉन 2। ये पता चल गया, राइट। सेकंड वाला बता दो, ऊपर x का कोएफिशिएंट -2 नीचे 3, तो -2 अपॉन 3 को छोड़ के सारी वैल्यूज आ सकती हैं। सो y बिलोंग्स टू r माइनस -2 अपॉन 3। ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट 5x प्लस 3 अपॉन 2। अब ये लीनियर अपॉन लीनियर नहीं है, क्या हो गया, लीनियर अपॉन 0 डिग्री। ठीक है, बट इसमें भी ये सेम फंडा यूज कर सकते हैं। तो होगा कि इसमें r माइनस, ऊपर x का कोएफिशिएंट 5 है, नीचे x का कोएफिशिएंट कितना बोल सकते हैं 0, तो r माइनस 5 अपॉन 0, r माइनस 5 अपॉन 0। अब 5 अपॉन 0 तो कुछ भी नहीं होता, ये तो अनडिफाइंड नंबर है, तो इसका मतलब r में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। सो द रेंज इज r, y बिलोंग्स टू r। ये बात ठीक है कि नहीं है? ठीक, तो कायदे से हमारे रिजल्ट से क्या आना चाहिए था, r माइनस 5 अपॉन 0। तो हमने बोल दिया 5 अपॉन 0 तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं है जिसको हमें इसमें से हटाना पड़े, तो इसका मतलब सारे रियल नंबर्स ही आ जाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट वाला देख लो, ऊपर लीनियर तो नहीं है बट x का कोएफिशिएंट 0 ट्रीट कर सकते हैं, तो दिस इज 0 और नीचे कितना 1, तो कितना आ जाएगा, y बिलोंग्स टू r माइनस 0 अपॉन 1, और 0 अपॉन 1 कितना होता है 0, सो r माइनस 0। ये पता चल गया। तो इन चारों पे तो हमने डायरेक्ट रिजल्ट का यूज कर लिया। और ये चीज तुम्हें पता होगी कि जब ये पूछा गया है ना कि x ax प्लस b अपॉन cx प्लस d, तो इसमें हम मान के चलते हैं कि x पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक बात है, x पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी लीनियर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बट इस केस में क्वेश्चन नंबर 5 में देखना क्या पूछा गया है, y इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो पहले 4 में x के बारे में कुछ नहीं मेंशन था, तो मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता था, तो हमने डायरेक्ट रिजल्ट का यूज कर लिया। बट इसमें क्योंकि x पे कंडीशन लगा दी कि 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसको डायरेक्ट रिजल्ट से हम नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसको करते हैं जनरल तरीके से, इसके लिए जनरल तरीका फॉलो होगा। ठीक है, तो देखते जाना, इसको सोल्व कर रहे हैं। हाँ जी, देखना इसको, y इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3, रेंज फाइंड करनी है, तरीका वही है, y की वैल्यूज चाहिए। पहला काम क्या करेंगे, x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं, क्या बनेगा, xy प्लस 3y इज इक्वल टू x प्लस 2, राइट। x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लो, तो x टाइम्स y माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 3y, सो x इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन y माइनस 1। ये आ गया। अब x पे कंडीशन क्या है, दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, सो दिस इंप्लाइज दैट 2 माइनस 3y अपॉन y माइनस 1 क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहां तक आ गए हम लोग। अब क्वेश्चन क्या है, क्या फाइंड करना था हमें, y की वैल्यूज। तो अब ये तुम्हारे पास एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, यहां से y फाइंड करना है हमें, और वो फाइंड करना हमें आना चाहिए।
ठीक है, कर रहे हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 1 को ट्रांसपोज कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, सो 2 - 3y अपॉन y - 1 -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एलसीएम लो, क्या बनेगा 2 - 3y - y और प्लस का 1, सो दिस वुड बी 3 - 4y अपॉन y - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात ठीक है। अब इस पे वेवी कर्व मेथड लगेगा। वेवी कर्व मेथड के लिए कंडीशन क्या, ऊपर y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ, नीचे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही है, तो दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी 4y - 3 अपॉन y - 1 लेस देन और इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर लो वेवी कर्व मेथड से, तो एक क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 1 आएगा और एक आएगा 3/4, सो 3/4 1 प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए नेगेटिव, तो माइनस वाला उठा लो, 3/4 से लेके 1, 3/4 पे क्लोज आ जाएगा और 1 पे ओपन आ जाएगा, सो y बिलोंग्स टू 3/4, सॉरी 3/4 से 1, तो 3/4 पे क्लोज है, 1 पे ओपन। ठीक, तो y की वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो रेंज आ गई है, सो इट्स रेंज इज y बिलोंग्स टू 3/4। सही बात है, तो पता चल गया अगर लीनियर अपॉन लीनियर है या फिर लीनियर अपॉन कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट अपॉन लीनियर और x पे कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट यूज हो जाएगा r - a अपॉन c वाला। बट अगर x पे कोई कंडीशन दे रखी है तो जनरल मेथड फॉलो करेंगे, x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर देंगे और जो x पे कंडीशन दे रखी होगी वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन जाएगा, सोल्व कर लेंगे उसको। ठीक, तो ये केस नंबर 1 आई होप क्लियर है। ओके, नेक्स्ट केस देखना, नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक एंड कंडीशन इज हैविंग अ कॉमन फैक्टर। तो अगर कोई ऐसा रैशनल फंक्शन है जिसमें ऊपर भी क्वाड्रेटिक और नीचे भी क्वाड्रेटिक और उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर भी प्रेजेंट है, उस केस में रेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं इसको। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज फाइंड द रेंज ऑफ दिस रैशनल फंक्शन। पहली चीज क्या नोटिस करेंगे, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, तो बना लेते हैं। तो ऊपर तो क्या बनेगा x + 2 * x + 3 और नीचे बनेगा y = x + 3 * x - 2। ये बात ठीक है। अब इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं, एक फैक्टर कॉमन आ गया x + 3 एंड x + 3, तो इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज का ध्यान रखना, कैंसिल आउट तो तुम कर दोगे बट x की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए, ये बात ठीक है कि नहीं है, x is not equal to -3। ठीक है, तो x + 3 डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो x की वैल्यू -3 नहीं हो सकती, वैसे तो 2 भी नहीं हो सकती, बट 2 तो अभी हमने रखा हुआ है। ठीक है, उसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, x is not equal to 2। तो ये बात अंडरस्टूड है कि ये फंक्शन डिफाइंड ही तभी होगा अगर x की वैल्यू 2 ना हो और x की वैल्यू -3 ना हो, तो ये हमने यहाँ पे साइड पे लिख लिया। ठीक है, तो x + 3 कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा, y = x + 2 अपॉन x - 2 बचा, इसमें रिड्यूस हो गया। अब ये कौन सी फॉर्म है, लीनियर अपॉन लीनियर वाली फॉर्म है, तो इसकी रेंज फाइंड करनी आती है हमें। इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, y बिलोंग्स टू r - 1 अपॉन 1, तो r - 1 आ जाएगा, ये पता चल गया, ये बात ठीक है। बट क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्टेप आएगा इसमें, क्योंकि हमें पता है x की वैल्यू -3 नहीं हो सकती। ठीक है, सो फॉर x = -3, अगर बाय चांस x की वैल्यू -3 तुम रखोगे इसमें, तो y कितना आएगा तुम्हारा -3 + 2 एंड अपॉन में -3 - 2, मतलब कितना -1 अपॉन -5 = 1/5। तो इस वाले एक्सप्रेशन में हम क्या नोटिस करेंगे कि x को -3 रखने पे ना 1/5 आएगी y की वैल्यू, बट हमें पता है -3 तो रखना अलाउड है नहीं है, तो इसका मतलब y की वैल्यू कभी भी 1/5 नहीं आ सकती, सो दिस इंप्लाइज y कैन नेवर बी इक्वल टू 1/5। ये बात ठीक है कि नहीं। सो क्योंकि x की वैल्यू -3 पे y की वैल्यू 1/5 आ रही है और हमें पता है x की वैल्यू -3 तो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब y की वैल्यू 1/5 नहीं हो सकती। तो पहले क्या पता चला था, y में 1 नहीं प्रेजेंट होगा, अब क्या पता चल गया 1/5 भी नहीं प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब फाइनल जो आंसर आएगा ना, तो रेंज में क्या आएगा, दैट r- एक तो 1 नहीं आएगा, एक 1/5 भी नहीं आएगा। देख लो इसको।
ठीक बात है कि नहीं है? तो हुआ क्या, रिपीट कर रहा हूं एक बार, दोनों में एक कॉमन फैक्टर था, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट तो कर दो, बट साथ में ये वाला पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर देना कि जहां पे ये जीरो हो रहा होगा। तो हमने x नॉट इक्वल टू -3 मेंशन कर दिया, चाहो तो x नॉट इक्वल टू 2 मेंशन कर दो, बट उसका आगे कोई रोल नहीं आएगा, ठीक है, तो उससे हमको ज्यादा मतलब है नहीं। तो ये हमने मेंशन कर दिया। जैसे हमने ये दोनों को कैंसिल आउट किया तो ये लीनियर अपॉन लीनियर में कन्वर्ट हो गया, उसकी रेंज के लिए हमने डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लिया। बट फिर हमने बोला कि x की वैल्यू -3 तो होना पॉसिबल है नहीं है, और अगर -3 हो जाती तो y की वैल्यू 1/5 आनी थी, तो क्योंकि अब x इक्वल टू -3 नहीं हो सकता तो y की वैल्यू 1/5 नहीं अलाउड है। तो इसका मतलब y की वैल्यूज में से ना तो 1 आना पॉसिबल है, ना ही 1/5 आना पॉसिबल है, इसके अलावा सारी वैल्यूज आ सकती हैं। सो द रेंज कम्स आउट टू बी r - 1 and 1/5। तो यही फंडा है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का कि कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करके लीनियर अपॉन लीनियर में बना के डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लो, बट जो फैक्टर कैंसिल आउट किया था उसका जो रूट था, जैसे x+3 वाले का रूट -3 था, उसको भी अलग से तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर ये समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर सकते हैं, ठीक, करते हैं इसको भी। ओके, देखना सेकंड क्वेश्चन देखना, अगेन चेक कर सकते हैं फैक्टर्स बन रहेंगे इसके। सो y इक्वल टू, ऊपर तो कितना बनेगा दिख रहा है, x + 4 * x - 1 ये बन जाएगा। सो x + 4 * x - 1, नीचे वाले को फैक्टर्स बनाने के लिए माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, सो माइनस कॉमन आके कितना बनेगा, 4x² - 3x - 1, ठीक। सो दिस वुड बी y इक्वल टू x + 4 * x - 1, ये फैक्टराइज हो जाएगा 4x² - 4x + x - 1, सो y इक्वल टू x + 4 टाइम्स x - 1, और नीचे कितना माइनस 4x कॉमन आएगा, x - 1, सो 4x + 1 x - 1, ये चीज आ गई, राइट। तो दोनों में एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, x - 1 x - 1 कैंसिल आउट कर दो, साथ में मेंशन कर देंगे x इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहां से y की वैल्यू किस में रिड्यूस हो गई, -x - 4 माइनस को मल्टीप्लाई करके अपॉन 4x + 1, इसमें रिड्यूस हो गया y, कौन सी फॉर्म है, लीनियर अपॉन लीनियर। तो यहां से क्या पता चलेगा, y की वैल्यूज क्या होगी, r - क्या नहीं हो सकता, -1/4, ये पता चला, ठीक, ये चीज हो गई। एक स्टेप कौन सा बचा कि क्योंकि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो हम क्या देखेंगे कि अगर x बाय चांस 1 हो जाता फॉर x इक्वल टू 1, उस केस में इस y की वैल्यू कितनी मिलनी थी तुम्हें, सो y इक्वल टू -1 - 4 अपॉन 4 + 1, सो y इक्वल टू -1 मिलता, ठीक। तो नाउ सिंस x इज नॉट इक्वल टू 1, इट मींस y कैन नॉट बी इक्वल टू -1, तो ये पता चल गया y की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। सो द कंप्लीट रेंज इज दिस इज r - -1/4 एंड -1, ये बात ठीक है, सही। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी कर लेते हैं, हो जाएंगे फटाफट। सो थर्ड वन इज y इक्वल टू, फैक्टर्स बना लो, x - 2 x - 1 ऊपर बनेगा, नीचे x - 2 बनेगा, राइट। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कॉमन फैक्टर है, x इज नॉट इक्वल टू 2, तो y कितना आ गया, x - 1 आ गया। इसकी रेंज बता सकते हैं, ऊपर लीनियर है, नीचे कांस्टेंट है 1, तो कितना आएगा, r - 1/0, तो मतलब r में से कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट करना, तो y बिलोंग्स टू r आ जाएगा यहां से, ठीक। बट अगर x की वैल्यू 2 होती, सो फॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू, यहां से कितना आना था, 1 आना था, तो इसका मतलब y कैन नॉट बी इक्वल टू 1, सो द फाइनल रेंज कम्स आउट टू बी r - 1, ये बात ठीक है, राइट। एंड सिमिलरली फॉर द फोर्थ क्वेश्चन, this is y equal to x plus 2 upon x plus 2 times x plus 4, right? So x plus 2 cancel out, y equal to 1 upon x plus 4 where x is not equal to -2. So now the range for this function, this is constant upon linear, so r minus 0 upon 1, so its range would be r minus 0, and for x equal to -2, y
would have been 1/2. So the final range comes out to be r minus 0 and 1/2. ठीक, तो इसी के साथ केस नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर आ जाए या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, अगर उसमें कॉमन फैक्टर प्रेजेंट है तो उस चीज को लास्ट में कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा। जो भी फैक्टर तुम कैंसिल आउट करोगे उसका जो रूट होगा उसको लास्ट में कंसीडर करना पड़ेगा हमें अलग से। एक छोटा सा नोट देखना, देखो अभी हमने केस नंबर 2 किया था कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई एक कॉमन फैक्टर प्रेजेंट होता है, तो उसमें हमने क्या नोटिस किया था कि जब कॉमन फैक्टर को हम कैंसिल आउट कर देते हैं और उसका रूट साइड पे लिख लेते हैं, तो उस रूट को जब वापस पुट किया जाता है y में, तो उससे हमें कोई ना कोई y की ऐसी वैल्यू मिल जाती है जो कि रेंज में नहीं आएगी। ये बात ठीक है? तो वही चीज हमने यहां पे लिखी है कि whenever there is a common factor present in numerator and denominator, जब भी कोई भी कॉमन फैक्टर प्रेजेंट होगा, the range can never be all real numbers। तो ये बात पक्की है कि जो उस फंक्शन की रेंज आएगी ना, जो रैशनल फंक्शन की रेंज आएगी, वो कभी भी r नहीं आ सकती। तुम ऐसा कभी नहीं बोल पाओगे कि उसकी रेंज तो r हो गई, सारे के सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है? तो क्योंकि जो फैक्टर तुमने स्टार्टिंग में कैंसिल आउट किया होगा उसका जो रूट होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग तुम्हें y की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जरूर मिल जाएगी जो कि हमारी रेंज का पार्ट नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। whenever there is a common factor present, the range can never be equal to r। कोई ना कोई नंबर हमें एक्सक्लूड करना ही पड़ेगा रेंज में से, राइट? ओके, कमिंग टू द लास्ट केस, केस नंबर 3, the function of the form quadratic upon quadratic and having no common factor। कोई भी कॉमन फैक्टर प्रेजेंट नहीं है अगर, तो जो मोस्टली क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे रेंज फाइंड करने के, वो ज्यादातर इसी केस के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है? और इसको करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, तो देखना इसको समझते हैं। इस टाइप का फंक्शन y इक्वल टू, ऊपर क्वाड्रेटिक चाहिए ax² + bx + c मान लो, नीचे क्वाड्रेटिक है px² + qx + r मान लो। हमें रेंज फाइंड करनी है, मतलब y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो तरीका सुनो, स्टेप नंबर 1 क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई की जाएगी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस विल बी px²y + qxy + ry इक्वल टू ax² + bx + c। ठीक, अब इस इक्वेशन को ट्रीट कर सकते हैं एज अ क्वाड्रेटिक इन x। ठीक है? y को अगर तुम कांस्टेंट मान लो, x में क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको। तो x के वाली टर्म्स एक साथ रखो, क्या बनेगा? py - a। x का कोएफिशिएंट कितना बनेगा? qy - b, और कांस्टेंट टर्म कितनी? ry - c = 0। ये इक्वेशन बनी। अब ये देखने से वैसे तो पता चल रहा है क्वाड्रेटिक है, बट क्वाड्रेटिक तभी बनेगी अगर x² का कोएफिशिएंट क्या होगा? नॉन जीरो होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज बनेगी आगे, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है। तो केस नंबर 1 तो ले लो कि py - a इज नॉट इक्वल टू 0, कि py - a इसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 के बराबर ना हो। अब अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक बनेगी। अब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यूज मिलेंगी। और ये ध्यान रखा करो कि जब ये तुमसे क्वेश्चन पूछा गया ना कि इसकी रेंज फाइंड करो, तो ये तो एज्यूम करके चल रहे हैं कि x यहाँ पे कैसा नंबर होगा? एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर्स में डील कर रहे हैं हम लोग। ठीक है? अच्छा, तो अब क्योंकि 1 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यूज आएंगी, और x कैसा नंबर है? रियल नंबर है। तो इसका मतलब इसके जो रूट्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? रियल होने चाहिए। ठीक, तो यहां पे लिख रहे हैं सिंस x belongs to R, x is the real number, this implies roots of equation 1 should be real। ठीक है? x क्या होता है? इसके रूट्स होते हैं, तो क्योंकि x रियल है तो हमें पता चल गया इसके रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। तो रियल रूट्स की कंडीशन लगाएंगे हम लोग, this implies d is greater than or equal to 0। तो जब तुम d greater than or equal to 0 यहां से लगाओगे तो होगा क्या? qy - b का स्क्वायर -4 times py - a into c, ry - c, this is greater than or equal to 0। d greater than or equal to 0 की कंडीशन लगाई, ये क्या आ गई? इनइक्वालिटी इन y आ गई। यहां से हमें क्या मिलेंगी? वैल्यूज ऑफ y मिल जाएंगी इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। ठीक,
तो ये बात तो मत ही भूला करो कि रेंज फाइंड करने का मतलब हमारा टारगेट क्या है, y की वैल्यूज फाइंड करना। तो हमने क्या देखा, जैसे ही तुम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लगाओगे, यहाँ पे जो तुम्हारे पास इनइक्वालिटी बन के आएगी वो y में आएगी। इनइक्वालिटी हम सॉल्व करनी आती है, सॉल्व कर लेंगे, y की वैल्यूज मिल जाएंगी, पता चल जाएगा वो रेंज में आ जाएंगे। ठीक, तो ये तो हो गया केस नंबर 1, अगर ये 0 के बराबर नहीं है। देन कमिंग टू केस नंबर 2, इफ py minus a equal to 0, ये भी तो पॉसिबल है। उस केस में तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, ठीक है। तो उस केस में इसका मतलब क्या हो गया कि y कैसा होगा, a अपॉन p होगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा मैन्युअली कि क्या y इक्वल टू a अपॉन p होना पॉसिबल है कि नहीं है। तो करोगे क्या, ये जो तुम्हारे पास ओरिजिनल फंक्शन था, इसको अगर मैं 2 मान लूं, इक्वेशन नंबर 2, सो क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि y की वैल्यू रेंज में a अपॉन p आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहां पे पुट करके देख लेंगे। तो होगा क्या कि जब इसमें तुम पुट करोगे a अपॉन p इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। तो अगर यहां से इफ दिस इज पॉसिबल, अगर ये बराबर होना पॉसिबल है, इफ दिस इज पॉसिबल, देन y equal to a upon p is a part of range, otherwise not। ठीक बात है कि नहीं। तो हमें ये चेक करना था y इक्वल टू a अपॉन p हो सकता है कि नहीं। हमने डायरेक्टली ओरिजिनल वाली इक्वेशन में पुट करके देख लिया। इनको सॉल्व करना आपस में। अगर तो सॉल्व करके तुम्हें x की कुछ ढंग की वैल्यू मिल गई, मतलब ये पता चल गया कि x की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब y इक्वल टू a अपॉन p होना पॉसिबल है। तो उसको रेंज में रख लेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ द रेंज। बट अगर यहां से तुम्हें पता चल गया कि ये तो कभी होना पॉसिबल है ही नहीं है, यहां से तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब y इक्वल टू a अपॉन p होना नहीं पॉसिबल, तो उसको रेंज में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, हो सकता है अभी थोड़ी इसमें कंफ्यूजन हो रही हो, क्या मतलब है इसका, एक आधा क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और केस नंबर 1 देख लेना, ये तो सिंपल ही है। ये हमने वो वाला केस बनाया जब ये क्वाड्रेटिक होगी। क्वाड्रेटिक के लिए हमने बोल दिया कि क्योंकि x रियल है तो रूट्स रियल होंगे, तो d पे क्या कंडीशन लगा दी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लगा दी। ठीक, तो इसी के साथ ये केस नंबर 3 कंप्लीट है। ये पूरा प्रोसेस आपको बता दिया, यही वाले स्टैंडर्ड स्टेप्स फॉलो करेंगे हमेशा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, एक दो सिंपल क्वेश्चन करते हैं इस पे डायरेक्ट। ठीक है, पता चल जाएगा, अभी अप्लाई करना आ जाएगा हमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखना, y इक्वल टू रैशनल फंक्शन गिवन है, रेंज फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म है। चेक कर लेना कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं प्रेजेंट होगा। तो करते हैं इसको स्टार्ट। स्टेप्स पता है हमें सारे। स्टेप नंबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2x स्क्वायर y प्लस 3xy प्लस 2y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। x में क्वाड्रेटिक बनेगी, x स्क्वायर वाली टर्म अलग कर लो, 2y माइनस 2 आएगा, x का कोफिशिएंट 3y प्लस 3 एंड 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बन गया, क्वाड्रेटिक बन गई। इसके बाद दो केसेस, केस नंबर 1 व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, केस नंबर 2 व्हेन दिस कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0। तो बना लेते हैं केस नंबर 1 व्हेन 2y माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो पता है क्वाड्रेटिक बनेगी। तो सिंस x बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, तो ये कंडीशन लगा रहे हैं इस पे, तो लगा दो। सो 3y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2y माइनस 2, 2 बाहर ले लो चाहो तो, y माइनस 1 इंटू c, यहां से भी 2 बाहर आ जाएगा, y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, ये भी 9 तो बाहर आ गया, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 16 y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y में इक्वालिटी बन गई जैसे कि पहले हमें पता था। अब इसको सॉल्व करते हैं इक्वालिटी को। क्या बनेगा, 9y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, दिस इज माइनस 7y स्क्वायर, 18y प्लस 32y, सो 32 प्लस 18 इज 50y and 9 minus 16 is minus 7 greater than or equal to 0। माइनस से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो दिस वुड बी 7y square minus 50y plus 7 is less than or equal to 0। राइट, फैक्टर्स बन जाएंगे। सो 7y square
minus 49y minus y plus 7 less than or equal to 0. 7y common, y minus 7 minus 1 common, y minus 7 less than or equal to 0. So 7y minus 1 times y minus 7 less than or equal to 0. वेविका मेथड लगाओगे क्या मिलेगा? y belongs to 1 by 7 to 7. राइट? तो ये आ गया केस नंबर 1 से रेंज पता चल गई 1 by 7 से 7 के बीच में होगा. केस नंबर 2 और कौन सी पॉसिबिलिटी? ये कोएफिशिएंट 2y minus 2 is equal to 0. That means y equal to 1. तो अब हमें चेक करना है क्या y equal to 1 हमारी रेंज का पार्ट होगा कि नहीं होगा. y equal to 1 होना पॉसिबल है कि नहीं? तो यहाँ पे डायरेक्टली y की वैल्यू 1 पुट कर दो. तो दिस इज 1 equal to 2x square minus 3x plus 2 एंड अपॉन में 2x square plus 3x plus 2. इसको सोल्व करके देखो ये होना पॉसिबल है कि नहीं है. ठीक, तो सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो होगा क्या 2x square plus 3x plus 2 is equal to 2x square minus 3x plus 2. 2x square cancel out, 2 cancel out, so 6x equal to 0 which implies x equal to 0. तो क्या पता चला जब तुम x को 0 रखोगे तब y equal to 1 आ जाएगा. अब x equal to 0 रखना तो अलाउड है तो इसका मतलब y equal to 1 भी आना पॉसिबल है. So it implies y equal to 1 is a part of range. ठीक, तो अगर यहां से x की कोई भी वैल्यू ना मिलती हमें ऐसी जिसके लिए ये 1 के बराबर आता है तो उस केस में ये रेंज का पार्ट नहीं होता बट इस केस में ये रेंज का पार्ट होगा. अब चेक कर लो जो हमने ऊपर रेंज लिखी थी क्या उसमें ऑलरेडी 1 हमने इंक्लूड कर रखा है. तो तुम नोटिस करोगे 1 ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है तो इसका मतलब अलग से कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी. तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगी 1 by 7 से 7. देख सकते हो इसको. ठीक, तो केस 1 हमें अच्छे से पहले पता ही था कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं. केस 2 भी होपफुली समझ में आ गया होगा. ये वाली y की वैल्यू उठा के डायरेक्टली पुट कर दी. इसमें देख लिया x की कोई फिजिबल वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही. तो आ रही थी तो बोल दिया y इक्वल टू 1 भी रेंज में प्रेजेंट होगा. यहाँ पे देखा ऑलरेडी प्रेजेंट था. अगर इसमें नहीं प्रेजेंट होता बाय चांस तो अलग से यूनियन करके उसमें ऐड कर देते बट अभी प्रेजेंट था तो सिंपली बोल दिया कि रेंज इतनी आ जाएगी. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. y इक्वल टू दिस रैशनल फंक्शन गिवन है, रेंज फाइंड करनी है. तो कर रहे हैं स्टार्ट. क्रॉस मल्टीप्लाई x square y plus 2xy plus 4y equal to x square plus 2x plus 3. x square का कोएफिशिएंट y minus 1, x का कोएफिशिएंट 2y minus 2 plus 4y minus 3 equal to 0. So case number 1, when y minus 1 is not equal to 0, condition is d greater than or equal to 0. ठीक, कंडीशन लगा रहे हैं. इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया. y minus 1 का स्क्वायर minus 4 times y minus 1 and 4y minus 3. ये बना. तो 4 and 4 cancel out. This is y minus 1 common. अंदर कितना y minus 1 minus का 4y minus 3 greater than or equal to 0. So y minus 1 y minus 4y is minus 3y and plus का 2 greater than or equal to 0. ठीक, वेविका मेथड लगाने के लिए y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ. So this would be y minus 1 times 3y minus 2 is less than or equal to 0. इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई. वेविका मेथड लगाए तो क्या पता चला y belongs to 2 by 3 to 1. ये आ गया केस नंबर 1 का सॉल्यूशन. एंड देन कमिंग टू केस नंबर 2. राइट, केस नंबर 2 क्या होगा? व्हेन y minus 1 is equal to 1 equal to 0, sorry, that means y is equal to 1. अब y equal to 1 सिंपली इसमें पुट करके देख लो. तो अगर y equal to 1 रखोगे चेक करो आना पॉसिबल है कि नहीं. x square plus 2x plus 3 upon x square plus 2x plus 4. Cross multiply, so you will get x square plus 2x plus 4 equal to x square plus 2x plus 3. x square cancel out, 2x cancel out, 4 equal to 3 आ गया जो कि नहीं पॉसिबल. तो इसका मतलब y equal to 1 is not possible.
सो इट वोंट बी द पार्ट ऑफ द रेंज। तो y इक्वल टू 1 हमें रेंज में नहीं इंक्लूड करना, यहां से ये पता चला हमें। चेक करो जो हम पहले रिजल्ट बता रहे थे उसमें 1 हमने लिया था कि नहीं लिया था, उसमें हमने लिया हुआ था, तो इसमें से क्या करो 1 को हटा दो, तो 1 को हटाने से क्या मिल जाएगा, दैट फाइनल रेंज इज दैट y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2/3 टू ओपन इंटरवल कर देते हैं इसको, तो 1 हट गया। ठीक है, तो केस 2 का सिर्फ इतना ही काम है, तुम्हें सिर्फ यही बताएगा कि y की ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू हमें रेंज में लेनी है कि नहीं लेनी। अगर यहां से पॉसिबल लग रहा है तुम्हें ये होना पॉसिबल है तो उस केस में रेंज का पार्ट लेंगे। अगर इस केस में जैसे आ गया 4 इक्वल टू 3 मतलब ये होना नहीं पॉसिबल, तो उसको रेंज में नहीं रखेंगे, बस इतना सा काम करना है। राइट, एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। इफ x इज रियल शो दैट दिस एक्सप्रेशन कैन टेक एनी रियल वैल्यू। दे रखा है x एक रियल नंबर है, तो प्रूव करना है कि इस एक्सप्रेशन की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। इन अदर वर्ड्स वी से दैट अगर इस सारे को y मान लें, दैट y इक्वल टू 4x² प्लस 36x प्लस 9 अपॉन 12x² प्लस 8x प्लस 1। तो ये बंदा बोल रहा है कि इसकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि y बिलोंग्स टू R। तो मतलब क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि इस रैशनल फंक्शन की जो रेंज है दैट इज ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। ठीक है, तो अभी जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारी रेंज क्या आई थी कि कुछ नंबर्स आए थे, सारे नंबर्स तो नहीं आए थे -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। तो इसमें हमें इस फंक्शन की रेंज फाइंड करके बतानी है कि वो ऑल रियल नंबर्स आएंगे। ठीक बात है, तो कर सकते हैं, स्टैंडर्ड तरीका पता है हमें रेंज फाइंड करने के लिए, तो कर लो। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यहां पे कर रहे हैं 12x² प्लस 8xy प्लस y इक्वल टू 4x² प्लस 36x प्लस 9। राइट, सो x² का कोफिशिएंट 12y माइनस 4, x का कोफिशिएंट 8y माइनस 36 प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां तक सही है। नाउ 2 केसेस आर देयर। केस नंबर 1, 12y minus 4 is not equal to 0, उस केस में d is greater than or equal to 0। लगा दो कंडीशन, इसका स्क्वायर करेंगे, यहां से 4 में बाहर ले रहा हूं, ठीक है, 4 बाहर आएगा उसका स्क्वायर 16 आएगा, अंदर बचेगा कितना 2y minus 9 का स्क्वायर, -4 ac करना है तो 4, यहां से भी 4 बाहर ले लो, अंदर कितना बचेगा 3y minus 1 into y minus 9 greater than or equal to 0। ठीक बात, 16 कैंसिल आउट, डिवाइड कर दिया सारे से, तो ये बन गया 4y² माइनस का दिस इज प्लस 81 और माइनस में कितना 36y, और यहां से कितना माइनस का 3y² आएगा, माइनस 27y माइनस y माइनस 28y, तो प्लस का 28y और प्लस का 9 था तो माइनस का 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, तो 4y² माइनस 3y², दिस इज y² माइनस 36 प्लस 28 माइनस का 8y, 81 माइनस 9 इज 72 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इतनी बात सही है। ओके, अब यहां से देखना y में इनइक्वालिटी आ गई ना, इसको सॉल्व करना होता है हमें, तो तुम क्या चीज नोटिस करोगे, फैक्टर्स तो इसके नहीं बन रहे, ये बात तो पक्की है। तो इसको देखने के 2 तरीके हैं, या तो तुम ऐसे देख सकते हो कि इसका स्क्वायर अगर तुम कंप्लीट करो ना, क्या बनेगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर बनेगा, तो y² माइनस 8y हो गया, प्लस का 16 है, यहां से 16 कम कर लो तो 56 ऐसे बन जाएगा। ठीक, स्क्वायर कंप्लीट किया तो क्या पता चला कि ये वाला जो नंबर है ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा ना, ये होल स्क्वायर है पॉजिटिव, 56 पॉजिटिव, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहां से क्या पता चल गया, y कैन टेक एनी रियल वैल्यू। ठीक बात है, तो ये इनइक्वालिटी बनी थी y की, इसको हमें सोल्व करना था, फैक्टराइज नहीं हो पा रहा था, हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करके देखा, पता चल गया कि ये तो इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई करेगी, y को तुम जो मर्जी रख लो। एक तरीका ये देखने का, दूसरा तरीका तुम क्या देख सकते थे कि ये वाला जो y में क्वाड्रेटिक है ना, इसका a तो पॉजिटिव है बट d इसका नेगेटिव है। तो अगर a पॉजिटिव और d नेगेटिव है, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा हमेशा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो यहां से भी पता चल रहा था, सिंस द a is positive and d is negative, that means the quadratic expression will always take the positive values, तो मतलब ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा।
ठीक, तो यहां से पता चला y बिलोंग्स टू r, बट r लिखना गलत है क्योंकि हमने पहले केस बना रखा था कि y इज नॉट इक्वल टू 1/3 वाला, ये केस हम पहले से लेके चल रहे थे। ठीक, तो मतलब यहां से क्या आ गया, दैट y बिलोंग्स टू r माइनस 1/3। ठीक बात है ना, तो वो तो पहले कंडीशन लगा दी कि 1/3 तो नहीं हो सकता, तो वो हम बात करेंगे उसकी केस नंबर 2 में। तो कमिंग टू केस नंबर 2, मान लेते हैं कि ये कोफिशिएंट 0 बन जाए तो y इक्वल टू 1/3। अब ये अगर चेक करना है ये वाला नंबर रेंज में होगा कि नहीं होगा, उसका तरीका तुम्हें पता है, इसको सिंपली 1/3 के इक्वल उठा के रख देना। सो 1/3 इक्वल टू 4x² प्लस 36x प्लस 9 और अपॉन में 12x² प्लस 8x प्लस 1। ठीक, ये चेक करना पॉसिबल है कि नहीं, तो होगा क्या, 12x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 12x² प्लस 108x प्लस 27, ये कैंसिल आउट हो गया, 108 माइनस 8 इज 100x प्लस 26 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 26/100। तो मतलब x की कोई एक ऐसी वैल्यू तो एग्जिस्ट कर ही रही है जिसपे y की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, सो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 1/3 इज पार्ट ऑफ द रेंज। राइट, तो y इक्वल टू 1/3 इसका पार्ट होना चाहिए, तो इसका मतलब पहले ये वाली रेंज आई थी, इसमें 1/3 को भी ऐड करके चलते हैं, तो रेंज कितनी आ गई, r आ गई, सो रेंज इज y बिलोंग्स टू r। ठीक बात है, तो बस यही था क्वेश्चन, तो ये भी सेम ही था कि एक रैशनल फंक्शन दे रखा था क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक और पूछा गया था कि उसकी रेंज बताओ कितनी होगी। ठीक है, या फिर उसने बोल रखा था कि उसकी रेंज क्या आनी चाहिए, r आनी चाहिए, ये प्रूव करके बताओ। तो r कब आना पॉसिबल है, इसमें तुम देख सकते हो पहले क्या हो रहा था, इसमें फैक्टर्स बन रहे थे, फैक्टर्स बनने के कारण वो सारी वैल्यूज नहीं ले पा रहा था, बट इसमें क्या हो गया, तुमने नोटिस किया a पॉजिटिव है d नेगेटिव, जिसका मतलब ये हमेशा होल्ड करेगा, तो यहां से y बिलोंग्स टू r आ गया। केस नंबर 2 चेक किया, वो भी पॉसिबल था, तो कुल मिला के क्या पता चल गया, द रेंज इज इक्वल टू r। राइट, तो बस इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। ठीक है, बाकी कुछ थोड़े से जो एडवांस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी इसी टाइप के 2 क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे रहा हूं होमवर्क के लिए, वो ट्राई करना। ठीक है, ओके, ये 2 क्वेश्चंस लिखे हैं तुम्हारे लिए, DIY1 एंड DIY2। राइट, रैशनल फंक्शन गिवन है, रेंज पूछी गई है। एक चीज का ध्यान देना, अभी हमने जो 2-3 क्वेश्चंस किए वो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म के थे, चाहे क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो चाहे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, उस केस में भी तुम्हारा यही वाला मेथड वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से करने की ट्राई करना और कमेंट्स में लिख के बताना कौन कौन से आंसर आ रहे हैं तुम्हारे, मैच करेंगे उसके बाद। राइट, ओके, थैंक यू।